क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो इस चैप्टर का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस यानी सभी दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न 1 से लेके टोटल है 9। तीनों को अलग अलग लिखा जाए और प्रत्येक गुण की चर्चा तीनों में की जाए। तो पहला है ठोस। ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। आकृति और आयतन क्या होते हैं? वो फिक्स होते हैं, वो नहीं बदलते हैं ठोस पदार्थों में। द्रव में यही गुण, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यानी एक गिलास पानी को हम किसी भी बर्तन में रख दें वो एक गिलास ही रहेगा, वो 2 गिलास 3 गिलास नहीं बनेगा। लेकिन उसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, वो किसी में भी फिट हो सकता है। एक गिलास पानी हम जिस बर्तन में चाहें उसमें आसानी से रख सकते हैं और उसी में वो आकार फिक्स कर लेता है यानी बना लेता है। और यही गुण जो गैस में है, गैस का आयतन और आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी कोई फिक्स नहीं होता आयतन और आकार। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, गुण है, तीनों में देख लेते हैं। संपीड़ितता यानी दबाव। तो ठोस पदार्थों में दबाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, यानी इसे दबाकर इसका आयतन और आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे में कि एक लोहे को हम हाथ से दबाकर या कुछ भी दबा करके उसको हम दबा नहीं सकते हैं। तो ये हो गई। अब यही गुण इसमें, यह कम मात्रा में संपीड़ित होते हैं ठोस की तुलना में। इसे दबाया जा सकता है लेकिन कम मात्रा में, ठोस की तुलना में इसे हल्का सा दबाया जा सकता है। अब यही गुण इसमें संपीड़ितता की प्रवृत्ति पाई जाती है। दाब लगाकर आयतन और आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी एक जो ये पंप है, सिलेंडर में थोड़ा सा यहाँ पे वायु भर लिया जाए, ठीक, तो यहाँ इसको हम दाब के यहाँ पर भी ला सकते हैं पंप द्वारा। इतने वायु को अगर पंप से दाब दें तो ये वायु यहाँ पे आ सकती है। तो इसमें दबाव की प्रवृत्ति पाई जाती है और दाब लगाकर आयतन और आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा अंतर है, ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, वो नहीं बहते हैं। और यही द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति होती है। और तीसरा जो है, गैस के कण के मध्य आंतरिक अणु का स्थान अधिक होने के कारण इसमें बहने की प्रवृत्ति काफ़ी या फैलने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब इसके बाद इसका चौथा पॉइंट, घनत्व क्या अंतर है तीनों में। तो जो ठोस का घनत्व तो सबसे उच्च होता है, ठीक है, और इसका घनत्व ठोस से कुछ कम होता है। और यही जो घनत्व है गैस में, तो इसका घनत्व सबसे कम होता है। तो ये हो गए 4 अंतर। तो मैंने यहाँ पे 4 अंतर ही लिखे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। आप अपने से भी एक और बढ़ा सकते हैं या 2 और बढ़ा सकते हैं, तो वैसे भी इतना काफ़ी है। तो इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसका दूसरा प्रश्न भी हल कर लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि गैस के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करें। हमें गैस के विशिष्ट गुण का उल्लेख करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 नंबर के ही आते हैं। तो पहला है, तो ऐसे लिखना है आपको, गैस के विशिष्ट गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला गुण यहाँ पे है, गैस का आकार आयतन निश्चित नहीं होता। गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, यानी ठोस और द्रव के तुलना में। दूसरा है इसका गुण, गैस का घनत्व निम्न होता है। इसका जो घनत्व होता है या इनके कणों के जो बीच का जो स्थान होता है, घनत्व होता है, वो काफ़ी निम्न होता है। तो या आप भार भी कर सकते हैं। तीसरा, गैस में संपीड़ितता के गुण होते हैं, अर्थात इस पर दाब लगाकर आयतन और आकार बदला जा सकता है। गैस पे हम दाब लगाकर इसके आयतन और आकार में बदल सकते हैं। जैसे में कि LPG सिलेंडर में ज़्यादा मात्रा में गैस इस छोटी सी सिलेंडर में भर दी जाती है और जब रिसाव होता है तो काफ़ी प्रेशर मारता है। तो इसका ये संपीड़ितता के कारण ही, यानी गैस के गुण के कारण ही इसमें भरी जाती है। ये हो गया। चौथा, गैस के द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। काफ़ी कम पे वो खौलता है और द्रव में भी परिवर्तित हो जाता है, ठोस और द्रव की तुलना में कमरे के ताप से भी कम। 5वां गुण है, गैस को ऊष्मा और ठंड के प्रभाव से प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। अगर हम गैस को गर्म कर दें तो वो फैलने लगती है। जैसे में कि गर्मी के मौसम में जब ज़्यादा गर्मी के कारण
तो ज़्यादा ऊष्मा होती है, तो इसके वजह से साइकिल और जो टायर होते हैं वो फट जाते हैं। किस लिए? तो गर्मी से गैस प्रसारित होने के कारण। और वही जो ठंडा में क्या होती है वो सिकुड़ जाती है, यानी कम हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है, क्या वायु को संपीड़ित किया जा सकता है? एक कार्यकलाप के साथ वर्णन करें। तो इस सवाल का मतलब ये हुआ कि क्या वायु पर दाब लगाया जा सकता है, क्या वायु को कंप्रेस्ड यानी दबाव लगाया जा सकता है, ये हमें एक कार्यकलाप के माध्यम से बताना है। तो सबसे पहली बात आपको आंसर में लिखना है, हाँ वायु को संपीड़ित अर्थात दबाया जा सकता है। वायु को दबाने से इसका दबाव बढ़ जाता है। ऐसी दबी हुई वायु को संपीड़ित वायु यानी कंप्रेस्ड एयर कहते हैं। संपीड़ित वायु का आयतन कम हो जाता है और दबाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुक में दिखाया गया है पिक्चर, ये एक पंप है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मुंह बंद कर दिया गया है। तो पंप देखिए, यहाँ से यहाँ तक अभी हवा है और ये हवा के कण हैं, ठीक, यानी अंतरा अणुक स्थान। अगर इस पर दबाव डाला जाए तो ये हवा इतने स्थान की हवा आ गई इतने स्थान में, यानी दबाव डाल के। तो इसी कारण से हम सिलेंडरों, ठीक है, गैस, फुटबॉल के ब्लाडर और बैलून में कम स्थान में ज़्यादा वायु भर लेते हैं। तो ये सारे हो गए। इसके बाद देखिए, गैसों में अंतरा अणुक स्थान अधिक होने से दाब लगाकर इनके कणों को निकट तथा दाब घटाकर इनके कणों को दूर किया जा सकता है। इसी कारण गेंद के ब्लाडर, गुब्बारे, सिलेंडर में कम स्थान में अधिक मात्रा में वायु भर सकते हैं, जो कि संपीड़ितता को दर्शाता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वायु को संपीड़ित किया जा सकता है और हमें यहाँ पे एक कार्यकलाप के माध्यम से दिखाना है, ठीक है। आइए इसके बाद कार्यकलाप वर्णन करते हैं। तो कार्यकलाप में आपको यही बात दिखाना है, ये वाला। तो यहाँ पे दिया गया है, आप अपने से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, 10 ml का एक सिरिंज लें और सिरिंज के मुंह को रबड़ के कागज से इसे बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये तो यहीं पे सारे एक्सप्लेन किया गया है, यही आपको लिखना है ये सारे, ठीक। अतः वायु संपीड़ित होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो जाता है। वाष्पन और क्वथन की व्याख्या करें, इसके मुख्य अंतर क्या है? हमें सर्वप्रथम वाष्पन और क्वथन किसे कहा जाता है उसकी व्याख्या करना है और इसके बाद इनके मुख्य अंतरों को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि वाष्पन और क्वथन किसे कहा जाता है, यानी व्यवहारिक जीवन यानी डेली लाइफ में ये वाष्पन और क्वथन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम हम वाष्पन की बात करते हैं। तो वाष्पन हमें देखने को मिलता है अगर हम किसी बर्तन में थोड़ा सा जल रखकर खुली वायुमंडल में छोड़ दें तो कुछ समय पश्चात सारा जल वायु में मिल जाएगा, यानी उड़ जाएगा। तो उस घटना को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाष्पन। तो एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। तो जैसे कि अगर धूप ना निकली हो और हमें कपड़े सुखाने हैं लेकिन हवा तेज़ बह रही है, तो वाष्पन की क्रिया के कारण ही जो कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं बिना धूप के। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वाष्पन वहाँ कार्य करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वथन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले व्यवहारिक जीवन या डेली लाइफ में क्वथन कहाँ देखने को मिलता है? तो यानी जिस ताप पे पानी खौलने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस ताप को उसका क्वथन कहते हैं। तो अब इसके बाद चलिए हम वाष्पन की परिभाषा यहाँ पे दे देते हैं। तो वाष्पन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जिस प्रक्रिया द्वारा द्रव कमरे के ताप से कम ताप पे वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है उसे क्या कहा जाता है? वाष्पन। तो ये वाष्पन की परिभाषा हो गई। तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं कि अगर किसी पात्र में जल को खुली वायुमंडल में रख दिया जाए तो वो कुछ समय पश्चात उड़ जाता है। अब इसके बाद है क्वथनांक की परिभाषा। जिस ताप पे द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। तो एक उदाहरण है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गई दोनों की व्याख्या। अब इसके बाद हमें कहा गया है कि इनके मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ मुख्य अंतरों को यहाँ पे लिख देते हैं। वाष्पन और क्वथन में मुख्य अंतर।
तो पहला है वाष्पन और दूसरा है क्वथनम। तो दोनों गुण हम बारी बारी से दोनों में देखेंगे। तो पहला है, यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पे होती है, वो सभी तापों पे होती है और स्वयं अपने से होती है। तो यही गुण इसमें, यह स्वतः नहीं होती है तथा यह निश्चित ताप पे होती है। इसके बाद है दूसरा, यह द्रव के ऊपरी सतह पे होती है, ठीक है, और यह संपूर्ण द्रव में होता है और प्रत्येक में बुलबुले निकलते हैं। तो यहाँ आप कुछ इस प्रकार पिक्चर देख सकते हैं कि यह द्रव के ऊपरी सतह पे होती है यानी वाष्पन। तो ये एक पात्र में जल है और इसे हम खुले वायुमंडल यानी छत पे अगर रख दें तो हवाएं जो हैं सिर्फ ऊपर वाले भाग पर ही स्पर्श करेंगी और धीरे धीरे पूरे जल को सोख लेंगी यानी एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये इसका पिक्चर हो गया। और यह द्रव की कहाँ होती है, सिर्फ ऊपरी सतह पे। और इसमें कहा गया है कि यह संपूर्ण द्रव में होता है। जब द्रव खौलता है तो उसके प्रत्येक कण से बुलबुले निकलते हैं। ये कहने का मतलब यही है। तीसरा है, इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। तो पानी में जो सुराही होता है मिट्टी का, तो गर्मी के मौसम में अगर उसमें पानी रख दें तो वो ठंडा हो जाता है। तो ये वाष्पन की क्रिया के कारण ही इसे संभव हो पाता है। और जबकि क्वथनन में कोई ठंडक उत्पन्न नहीं होती, इसके विपरीत यानी इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, क्योंकि यह जब पानी खौलता है या किसी द्रव के खौलने के जिस ताप को वह खोलता है उसे हम क्वथनन कहते हैं। और इसमें सिर्फ गर्मी ही उत्पन्न होती है, ठंडक नहीं होती। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा प्रश्न जो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस प्रकार है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले ये थोड़े से जान लेते हैं कि वाष्पन किसे कहा जाता है। तो वायु द्वारा जल का सोख लेना, अगर हम सीधे से बात करें तो वायु द्वारा जल का सोख लेना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। अगर हम खुले वायु में एक बर्तन में जल रख दें तो कुछ समय पश्चात वो सारा जल वायु में उड़ जाता है, तो ये परिघटना वाष्पन कहलाती है। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो कितने कारक हैं, टोटल कारक हैं 4। तो पहला है द्रव की प्रकृति, और दूसरा है द्रव का ताप, और तीसरा है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये चौथा है अलास्ट वायु का वेग। तो इन चारों के बारे में हम क्रमवार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहला जो कारक है द्रव की प्रकृति, यानी द्रव की प्रकृति वाष्पन को प्रभावित करती है, अर्थात वह द्रव किस प्रकार का है और उसका क्वथनांक कितना है। ठीक, वह द्रव किस प्रकार का द्रव है और उस द्रव का क्वथनांक कितना है, कि वह कितने ताप पे उबलता है। ये काफ़ी मायने रखता है वाष्पन में। तो यहाँ पे अगर किसी द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा, अगर क्वथनांक जितना कम होगा उसका वाष्पन उतने ही तेज़ी से होगा। तो उदाहरण के तौर पे ये है कि ईथर का क्वथनांक कितना होता है, ये होता है 34 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए इन दोनों में सबसे पहले जल्दी वाष्पन किसका होगा। तो एग्जैक्टली जो वाष्पन जो है वो ईथर का जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक काफ़ी कम है। तो ये तो पहला कारक था द्रव की प्रकृति। अब इसके बाद दूसरा जो कारक है वो है द्रव का ताप, यानी द्रव जो वो तरल पदार्थ जितना अधिक ताप होगा उसका टेम्परेचर, उसका वाष्पन उतना ही तेज़ी से होगा। ये बात आपको याद रखने हैं। इसके बाद है इसका चौथा कारक द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहा जाता है, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझना काफ़ी सिंपल है। ये 2 कागज़ रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है। तो ये तो काफ़ी आसान है। तो ये देखिए, इस कागज़ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हरे रंग का है, और इस कागज़ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो सफ़ेद रंग का है। यानी जो सामने से जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ। इसका पृष्ठ हरा है और इसका पृष्ठ क्या है, सफ़ेद है। और ये सारा जो स्थान घेरा है ये इसे कहा जाता है क्षेत्रफल। तो आप समझ गए होंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहा जाता है। तो अब इसके बाद देखते हैं ये सवाल। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तीसरा जो पॉइंट है कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा द्रव का वाष्पन उतने ही तेज़ी से होगा।
तो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि बिना लपटा हुआ भीगा वस्त्र, बिना लपटा हुआ, ये लपेटा हुआ नहीं है, और लपेटे हुए भीगे वस्त्र की तुलना में जल्दी सूख जाते हैं। तो ये एक वस्त्र है जो ये लपेटा गया है लेकिन भीगा है। तो आप बताइए इसका सबसे ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है? तो इसका है। इसमें द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ये भी भीगा है लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल काफ़ी कम है। तो जाहिर सी बात है इसका वाष्पन काफ़ी जल्दी होगा। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मायने रखते हैं द्रव के वाष्पन में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका चौथा जो कारक है कि वायु का वेग। तो हवादार स्थान पे जहाँ वायु का वेग अधिक होगा, द्रव का वाष्पन अति तीव्र होगा, वहाँ अधिक जल्दी से होगा। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम दो गीले वस्त्र, एक को घर के अंदर रूम में सुखाते हैं और एक छत पे सुखाते हैं, तो आप बताइए दोनों में से जल्दी कौन सूखेगा? तो जल्दी तो वही सूखेगा जो छत पे है, क्योंकि वहाँ वायु का वेग सबसे ज़्यादा होता है और जो घर में वायु का वेग काफ़ी कम होगा। तो वायु का वेग भी वाष्पन में काफ़ी मायने रखते हैं जो कारक में आते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हवादार स्थान पे जहाँ वायु का वेग अधिक होगा, द्रव का वाष्पन अति तीव्र से होगा। तो ये थे प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार है। एक कार्यकलाप का वर्णन करें, द्रव के वाष्पन के ठंडक उत्पन्न होती है। ये हमें बताना है कार्यकलाप के माध्यम से कि द्रव के वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, इसका कारण क्यों उत्पन्न होती है, और ये कार्यकलाप का वर्णन भी कर देना है। ये रहा, मिट्टी की एक सुराही में जल भर लें, और यहाँ पे सारे बात आपको लिखते हुए यहाँ तक लिखना है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। आप चाहे तो थोड़े से व्याख्या भी लिख सकते हैं। तो ये रहा, ठीक। अगर वो नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये वाला बात, अपनी हथेली पर 1 या 2 बूंद स्पिरिट या ईथर लें, ठीक है, और इसे ठंडक का अनुभव होता है। इसका कारण क्या है, ये बात भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर वही होगा मिट्टी की सुराही वाला। इसके बाद यहाँ देखिए 7 नंबर प्रश्न है, किसी कार्यकलाप का वर्णन करके बताएं कि काली वस्तु जो होती है सफ़ेद की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक करती है। कौन? काली वस्तु करती है सफ़ेद की तुलना में, हमें कार्यकलाप के माध्यम से बताना है। काफ़ी आसान सवाल है। ऊष्मा का अवशोषण, आपको कार्यकलाप ये लिखने हैं, ठीक है। ए और बी 2 थर्मामीटर लेते हैं, और इसकी यहाँ पे देखिए ये थर्मामीटर वाला यहाँ पे कार्यकलाप बताया गया है यहाँ पे, तो वही आपको कार्यकलाप में लिखना है। ये थर्मामीटर का, ए और बी 2 थर्मामीटर लेते हैं। ए के बल्ब को सफ़ेद कपड़े से और बी के बल्ब को काले कपड़े से ढक देते हैं। ये सारे आपको लिखने हैं, और ये व्याख्या भी लिख लेना है, इसका कारण कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो यही कारण है यहाँ पे कि जो लोग होते हैं वो गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़े या पोशाक पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सफ़ेद पोशाक ऊष्मा का अवशोषण कम करता है। और इस कार्यकलाप से भी जो हमें स्पष्ट हो जाता है इस थर्मामीटर का कार्यकलाप से, कि सफ़ेद जो वस्त्र होता है ऊष्मा का अवशोषण कम करता है काले की तुलना में। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 7वां समाप्त हो जाता है। जानते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती है कुल 5, और हमें क्लास 9th में पढ़ना है सिर्फ 3, ठोस, द्रव और गैस। और जो चौथी अवस्था है उसे कहते हैं हम प्लाज्मा। और पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा पर छोटी सी टिप्पणी यहाँ पे कुछ इस प्रकार है कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है, यानी चतुर्थ अवस्था कही जाती है। और इसके अनुसार जब हम किसी गैसीय पदार्थ को अत्यधिक ऊर्जा देते हैं, वह आयनित होकर आवेशित कणों की एक गैस प्राप्त होती है जो प्लाज्मा कहलाती है। और यह जो केवल कहाँ संभव है, उच्च ताप एवं दाब पर ही संभव है। तो प्लाज्मा अवस्था पृथ्वी पर ऐसे नहीं दिखाई पड़ती। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो सौर मंडल में हम इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि जो तारे चमकते दिखाई पड़ते हैं, वो पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था के कारण ही काफ़ी चमकीले हमें दिखाई पड़ते हैं। और इस अवस्था का उपयोग जो होता है, प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रदीप्त ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट होते हैं उसमें होता है, एवं प्लाज्मा टीवी में होता है।
इसका प्रयोग प्लाज्मा टीवी में भी किया जाता है। तो इस पूरे पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी गैस को उच्च ताप और दाब पे गर्म करते हैं तो वो गैस आयनित होकर आयनों में विभक्त होकर प्लाज्मा अवस्था का रूप ले लेता है और इस प्लाज्मा अवस्था का उपयोग जो होता है वो प्रदीप्त ट्यूबलाइट में एवं प्लाज्मा टीवी में किया जाता है। तो चलिए हम प्लाज्मा अवस्था के कुछ डायग्राम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया डायग्राम। तो ये प्लाज्मा अवस्था का डायग्राम कुछ इस प्रकार है। जब इसको उच्च ताप पर गैस को गर्म किया जाता है तो उसके कण जो होते हैं आयन अलग हो जाते हैं आयनित होकर प्लस और माइनस, और इस प्लाज्मा अवस्था का उपयोग होता है प्लाज्मा टीवी में। हम तारों को चमकीले देख सकते हैं प्लाज्मा के कारण और मरकरी ट्यूबलाइट में। तो उम्मीद करता तो इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। यहाँ पे एक कारण हमें बताना है। निम्नलिखित के कारण बताएं। पहला है बर्फ़ के टुकड़े को स्पर्श करने पर ठंडक की अनुभूति होती है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ देखिए, तो इसका मुख्य कारण है वस्तु का तापमान और शरीर का तापमान। ठीक इसी कारण हमें किसी वस्तु को ठंडा और गर्म अनुभव होता है। वस्तु का तापमान अगर हमारे शरीर के तापमान से कम है, किसका कम है? वस्तु का तापमान अगर कम हो शरीर के तापमान से तो वो वस्तु हमें ठंडा का अनुभव होगा। और इसके ठीक विपरीत अगर वस्तु का तापमान शरीर के तापमान से अधिक है तो हमें गर्म का अनुभव होगा। यहाँ बर्फ़ का तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, और हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो होता है यानी हमेशा तो 0 से ज़्यादा ही होगा, तो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अतः बर्फ़ किसी भी स्थिति में हमें ठंडा अनुभव लगता है, ये बात आपको लिखनी है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 9 का 1 समाप्त हो जाता है। आइए इसका दूसरा देख लेते हैं। तो इसका दूसरा जो प्रश्न है, मिट्टी का घड़ा या सुराही में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि द्रव के वाष्पन की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है, और इसके बारे में आपको लिखना है कैसे होता है, ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। व्याख्या ये सारे इसमें आ जाते हैं। मिट्टी की सुराही में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर जल के कण सुराही के बाहर की सतह पर चले जाते हैं। वाष्पन से ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं। इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है सुराही के जल से प्राप्त होती है, इससे सुराही का जल ठंडा हो जाता है। तो ये स्पष्ट हो जाता है क्यों ठंडा होता है सुराही का जल। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त हो जाता है और आज का सेशन भी समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।